और दूसरी तरफ आज फ्राइडे भी है। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या आने वाले वक्त में इजराइल के लिए ये ब्लैक फ्राइडे बन जाएगा। उसी के साथ की तस्वीरें भी समझिए कि आखिरकार टारगेट पर है ईरान के जो ऑयल डिपो है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी है, मेजर जनरल संजय बैसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल, सबसे पहले मैं आप ही से ये समझना चाहूंगी कि टारगेट पर जो ईरान के ऑयल डिपो है, कितना बड़ा नुकसान ईरान को होगा। और दूसरी तरफ आज जो फ्राइडे है वो खामनेई वहां पर संबोधित भी करने वाले हैं इजराइल के लिए। क्या ये ब्लैक फ्राइडे बन जाएगा, ऐसा हो सकता है? उचित सवाल आपने पूछे। पहला वाला देखिए, जो टारगेट्स हैं ऑयल टारगेट्स, मेरे को लगता है वो काफ़ी प्रायोरिटी पे टारगेट उसकी इजराइल करना चाहेगा। उसके कारण हैं, देखिए ऑयल इकनॉमी से पूरी ईरान की इकनॉमी चल रही है। और आपको याद होगा कि हमेशा अमेरिका ने भारत को भी बोला था कि आप वहाँ से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये देखते हुए ऑयल तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उनके लिए। और जहाँ उनकी इकनॉमी ध्वस्त हुई ऑयल के ज़रिए, तो आप देखिएगा उनकी ये मिलिट्री प्रोडक्शन, मिलिट्री फैसिलिटीज़ और जो ये हिजबुल्लाह और जितने भी हुती रिबेल्स हैं, ये सारा सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जब आर्थिक पे आपके चोट होगी, आर्थिक चोट होगी, तो वो मेरे को लगता है उस पर पक्का टारगेटिंग होगी। और काफ़ी मैं बोलूँगा डेलिब्रेट टारगेटिंग होगी, जिसको मैं बोलूँगा इतनी इफेक्टिव होगी कि प्रभाव ऐसा होगा कि ईरान घुटनों के बल आ जाएगा उसके ज़रिए। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा था ब्लैक फ्राइडे, मेरे को नहीं लगता है अभी कोई ब्लैक फ्राइडे होगा, क्योंकि अभी ईरान असमंजस में है कि करे क्या। क्योंकि अगर वो ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा काउंटर रिएक्टरी होगा। और अभी देखिए अमेरिकन फोर्सेस की वहाँ तैनाती बढ़ती जा रही है। एज इट इज़ 40,000 अमेरिकन ट्रुप्स तो वहाँ है, और साथ में मेडिटेरियन, पर्शियन गल्फ, रेड सी में, अरेबियन सी, सब जगह यहाँ पर उनकी नेवल डिप्लॉयमेंट है। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, हम ये देख रहे हैं कि अब फेजेस में अटैक की प्लानिंग चल रही है और इजराइल बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है। नसरल्ला की मौत हुई, उसका जनाजा निकाले जाने की तैयारी थी, उससे पहले ही जो हिजबुल्लाह का दूसरा चीफ उसका भाई बनाया गया था उसको खत्म कर दिया। इजराइल अब आक्रामक मोड में है और ये आक्रामकता ईरान को भारी पड़ने वाली है, ऐसा लग रहा है। देखिए, जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान को मालूम है, जहाँ तक ईरान की बात है उसको मालूम है कि आज का दिन उसके लिए बहुत भारी है, क्योंकि दुनिया में जितने मुसलमान देश हैं, अरब देश हैं, वो शायद ईरान के लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन ईरान को ये समझना पड़ेगा कि आज अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर एक हमला कर दिया तो ये हमला बहुत भीषण होगा, भयंकर होगा और ईरान की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर देगा। ईरान क्या करेगा? ईरान ने पहले ही से धमकी दे दी है कि अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया इजराइल ने तो वह एक सऊदी के ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला करेगा। दूसरी बहुत बड़ी बात जब ईरान से छनकर आ रही है कि ईरान के वॉर प्लान में ये है कि वो पर्शियन गल्फ को बंद कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देगा अपनी मिसाइलें मार कर, और जो ओमान की खाड़ी है वहाँ पर वो यूरोपियन, ख़ास तौर से इजरायली या अमेरिकन शिपिंग जो है, जो कच्चा तेल लेके जा रही है, उनको डुबा देगा। तो ईरान भी बहुत कोशिश कर रहा है कि पर्शियन गल्फ को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके वो यूरोप को, अमेरिका को डराना चाहता है। ठीक है सर, इसको और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। आप जो बात कह रहे हैं, बड़ी बात बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमला हुआ है। इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट्स की बौछार हुई है। इजराइल के कई शहरों और बस्तियों में ऐसे में सायरन साउंड कर रहा है। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को, और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अब ये हम देख रहे हैं कि ईरान भी छटपटा रहा है और रिएक्ट करना चाह रहा है। बड़ी जानकारी यही है कि लगातार सायरन साउंड कर रहे हैं कई ऐसे इलाकों में। आपको वो आवाज भी सुनाई दे रही है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, दरअसल ये आयरन डोम ने जो ध्वस्त किए हैं मिसाइल अटैक्स, उनकी तस्वीरें हैं। क्योंकि आसमान में जो धुएं के गुब्बार आपको नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मैसेज सर, ये वही आयरन डोम ने डिफ्यूज कर दिया है उन टारगेट्स को। और बिल्कुल ये जो भी तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें आयरन डोम ने उनको ध्वस्त कर दिया है, रॉकेट्स। लेकिन एक चीज़ देखिए, समझने वाली बात है कि जो ये हमास, ये हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, जो कार्डर्स हैं, वो अभी भी काफ़ी अटैक कर रहे हैं। और वो उस स्टेज पे कर रहे हैं जब उनकी लीडरशिप तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जैसे आज उनका नंबर 2 भी मारा गया है, जो अभी बनने वाला था वहाँ सेक्रेटरी जनरल इनका, हाफिज़ सफ़ी अल्लाह। तो मेरे को लगता है कि इसमें प्रॉब्लम तो उनके लिए है, लेकिन जो कार्डर्स हैं
वो अभी भी इफेक्टिव है। और कोई किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आमूमन तौर पे क्या होता है कि इनके पास लचकीलापन होता है और ये ट्रेंड होते हैं, तो ये अपने बिना किसी आदेश के ये काम कर सकते हैं। तो ये भारी तादाद में बिल्कुल संजय सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार किस तरीके से जो रणनीति है वो दोनों देशों के द्वारा बनाई जा रही है। सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से भी वही रणनीति बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल एक नई रणनीति, नए मोर्चे पर भी लड़ने के लिए तैयार है कि आर्थिक तौर पर कमजोर कर दो, उसे पूरी तरीके से तोड़ दो। अब अमेरिका इजराइल ने हमले की रणनीति बनाई है और जो ऑयल डिपो है उसे कहीं ना कहीं निशाना बनाने की ये पूरी रणनीति है। यानी आने वाले वक्त में एक बड़ा ब्लास्ट वहां पर भी देखने को आपको मिल सकता है। ईरान की तेल रिफाइनरी और पोर्ट पर हमले का प्लान है। वैसे भी अमेरिका ईरान से तेल नहीं खरीदता है, शेल से तेल बनाता है ताकि अपने देश में सप्लाई कर सके। दूसरी तरफ उसने प्रतिबंध भी लगाया था ईरान पर। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान भी सामने आ गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरानी तेल ठिकानों पर हमले की बातचीत हुई है। यानी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की खुद पुष्टि कर ली है तो आने वाले वक्त में ये तस्वीरें भी सामने आ सकती है। दूसरी तरफ बाइडेन के बयान के बाद तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है कि अगर ऐसा होता है तो फिर आगे आने वाले वक्त में दुनिया भर में तेल कहां से सप्लाई होगा, क्योंकि ईरान की पूरी आर्थिकी इसी बात पर टिकी हुई है। और यही जैसे ही बयान अमेरिकी राष्ट्रपति का आता है, उनके बयान के तुरंत बाद जो तेल की कीमतें हैं उनमें ये बड़ा उछाल देखा गया है। अब पोर्ट से लेकर के जो ऑयल रिफाइनरीज तक है, अगर उन्हें निशाना बनाया जाएगा तो पूरी दुनिया में संकट भी हो सकता है कि आखिरकार अब तेल कहां से आएगा। तो आप समझ रहे हैं संकट कैसे खड़ा होगा, ये मीनाक्षी ने आपको बताया। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर पहलू को हम समझ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि हाशिम की मौत की इंस्टाइड स्टोरी जानने के लिए अब आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया उसके पीछे पूरा प्लान ऑफ एक्शन था। रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और हिजबुल्लाह के तथाकथित नए चीफ हाशिम सफीद्दीन को मार गिराया गया। इजरायली मीडिया के दावों की माने तो हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हाशिम सफीद्दीन को हवाई हमले में मौत की नींद सुला दिया गया। इजराइल का ये हमला इतना सटीक था कि हाशिम सफीद्दीन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने बटन दबाया, धमाका हुआ और हाशिम अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर हाशिम सफीद्दीन को इतनी आसानी से कैसे मार गिराया गया? अमेरिका ने जिसे आतंकी घोषित कर रखा था, उसे इजराइल ने महज 7 दिनों में कैसे निपटा दिया? दरअसल इसके पीछे था इजराइल का खुफिया नेटवर्क और उसकी बेजोड़ प्लानिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिस वक्त इजराइल ने हमला किया उस वक्त हाशिम सफीद्दीन बेरूत में था। वो लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित एक सीक्रेट बंकर में हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इजराइल पर नए सिरे से हमलों की योजना बना रहा था। लेकिन गुरुवार की आधी रात को इजराइल ने हवाई हमला कर दिया। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से उस सीक्रेट अड्डे पर बमबारी की जहां हाशिम सफीद्दीन मीटिंग कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की ओर से हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाकर रात के अंधेरे में किया गया यह हमला नसरल्लाह पर किए गए हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो वहीं इस हमले को इस तरह अंजाम दिया गया कि हिजबुल्लाह और ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी। गौरतलब है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने 29 सितंबर को अपने नए नेता के रूप में हाशिम सफीद्दीन के नाम का ऐलान किया था। सफीद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई था और उसका खास भी माना जाता था। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीद्दीन की भी सांसें थम गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।